आसान बच्चे कैसे सब लोगों से सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 17 का टॉपिक देखेंगे। रिएक्शन के रेट्स पर मुख्तलिफ अवामिल के असरात। रिएक्शन के रेट्स का मतलब है अगर रिएक्शन को मैंने उसकी स्पीड बढ़ानी है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स लेने हैं, उसकी स्पीड के ऊपर कौन से अवामिल हैं, उसके असरात होते हैं, वो सारा कुछ देखेंगे। कहते हैं कुलियन थ्योरी के मुताबिक, कुलियन थ्योरी हमें क्या कहती है कि कहीं पे भी अगर कोई मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, जैसे ये देखें, ये एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तरह की गैस है, फॉर एग्जांपल ये दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये आपस में टकराएंगे ना, जब आपस में कोलाइड करेंगे, तो तब हमारे पास कोई नई चीज़ बनेगी। जैसे यहाँ पे ये देखें, मैंने ज़्यादा मिकदार ले ली है, तो जब यहाँ पे ये इसके साथ टकराएगा या इसके साथ टकराएगा, तो ये प्रोडक्ट एक नई चीज़ बन जाएगी, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो टकराने के बाद हमारे पास कोई नई चीज़ बनती है, इसको कुलियन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, कुलियन का मतलब होता है टकराना। कहते हैं क्लियन थ्योरी के मुताबिक वो सारे अवामिल जो फी सेकंड कामयाब क्लियन की तादाद को तब्दील करते हैं, रिएक्शन के रेट्स को भी तब्दील कर सकते हैं। मतलब ऐसे अवामिल जिसके जरिए हम क्लियन की तादाद को बढ़ा सकते हैं, क्लियन की तादाद को तब्दील कर सकते हैं। इसका मतलब है उसके जरिए हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास अगर इनके दरमियान क्लियन टकराने ज़्यादा दफ़ा टकराएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्लियन हमने बढ़ानी है। अगर क्लियन बढ़ जाएगी रिएक्टेंट्स के दरमियान, तो रिएक्शन का रेट भी बदल जाएगा। कहते हैं हमारे पास ये मुख्तलिफ अवामिल हैं जिनका हम लोग असरात देखते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं रिएक्टेंट्स के इर्तिकाज़ के असरात। रिएक्टेंट के इर्तिकाज़ का मतलब है, इर्तिकाज़ का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मिकदार, मॉलिक्यूल्स। कहते हैं अगर रिएक्टेंट्स की मिकदार, उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा दें तो क्या असर आएगा। उससे पहले कहते हैं हमारे पास एक छोटी सी बात कर रहा है। कहते हैं किसी रिएक्शन के वकूअ पज़ीर होने के लिए ज़रूरी है कि इसमें हिस्सा लेने वाले रिएक्टेंट्स एक दूसरे के करीब आएँ। ठीक है, इसी वजह से रिएक्शन अक्सर औकात एक ही फेज़ में किए जाते हैं ताकि इनके दरमियान रिएक्शन को यकीनी बनाया जा सके। कहते हैं रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि अगर मैं मतलब ये एक तरह की गैस है, फॉर एग्जांपल ये एक तरह के रिएक्टेंट्स हैं और ये दूसरी तरह के रिएक्शन, इनके दरमियान रिएक्शन करवाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है इनका आपस में करीब आना, एक दूसरे से टकराना। जितना वो एक दूसरे के करीब आएंगे, जितना ज़्यादा वो टकराएंगे, उतनी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बन सकते हैं। कहते हैं रिएक्शन के लिए यही ज़्यादा कह लें प्रेफरेबल होता है कि आप एक तरह के जो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं दूसरे भी उसी तरह से, मतलब फेज सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक मैं गैस ले रही हूँ तो दूसरी भी मैं गैस लूँ, उसमें रिएक्शन जल्दी अकर कर जाता है, जल्दी उसके होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल्स का साइज भी तकरीबन सेम सेम होता है, उनकी एनर्जी भी तकरीबन सेम सेम होती है। तो वो कहते हैं हम लोग जो रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर ये क्या कहा जाता है कि रिएक्शंस होते हैं एक ही फेज में किए जाते हैं, मतलब एक जैसे रिएक्शंस लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट्स एक ही सोल्यूशन में हल किए जाते हैं या फिर इनको गैसी हालत में मिलाया जाता है। मतलब अगर मैं एक माया लूंगी रिएक्टेंट तो दूसरी माया के मॉलिक्यूल्स लूंगी, अगर एक गैस लूंगी तो दूसरी भी फिर गैस लूंगी, तो ये हमारे पास ज़्यादा कह लें इससे रिएक्शन जो है ना वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ये बेसिकली ये ज़्यादातर ये होता है। ठीक है, दूसरा भी हो सकता है, मतलब आप माया में ठोस को भी शामिल कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ फेज भी हो सकता है, लेकिन ये होता है कि अक्सर औकात ज़्यादातर यही होता है कि आप एक जैसे फेज में लेते हैं। मतलब अगर एक गैस ली जाती है तो दूसरी भी गैस ली जाएगी। ठीक है, अगर एक पानी की मॉलिक्यूल, मतलब अगर एक माया हालत में ले रहे हैं तो दूसरा भी फिर माया हालत में लेंगे, तो हम एक जैसे फेज में रिएक्शन करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं या ज़्यादा उस तरह से करवाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक क्या था, रिएक्शन के इर्तिकाज़ का असर। ये तो एक छोटी सी बात थी कि हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग अक्सर औकात यही किया जाता है कि जो रिएक्टेंट्स है वो एक ही फेज में लिए जाएं। अगर एक रिएक्टेंट मैं गैस में ले रही हूँ, दूसरा भी गैस में हो, एक माया में है तो दूसरा भी माया में लिया जाता है। ठीक है, ताकि उनके दरमियान रिएक्शन जो है वो आसानी से हो सके। हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं कि रिएक्शन के इर्तिकाज़ का असर, कि अगर रिएक्टेंट्स की मैं मिकदार बढ़ा दूं क्या असर आएगा। बच्चे वो तो ऑलरेडी यहाँ से हमें पता चल रहा है, इर्तिकाज़ का मतलब है मिकदार। अगर यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मिकदार कम है, तो यहाँ पे देखें इनके दरमियान फासला भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इनके टकराने के चांसेस कम है। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन इर्तिकाज़ उसकी मिकदार बढ़ा दूँ तो ये हमारे पास ज़्यादा एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं। ये इसके साथ टकराएगा तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाए, नई चीज़ बन जाए। ये इसके साथ टकराएगा तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। तो कुलियंस टकराना उनका ज़्यादा होगा, कुलियन ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, मिकदार जितनी हम मॉलिक्यूल ज़्यादा कर देंगे, तो उनके टकराने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब रिएक्टेंट्स एक ही फेज में मौजूद होते हैं, अच्छा इसी चीज़ की बात करें कि एक ही फेज में मौजूद होते हैं तो इनमें मॉलिक्यूल्स का मिलना मॉलिक्यूलर सतह पर मुमकिन हो जाता है, वो आसानी से एक दूसरे से टकरा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी चीज़ को बता, अगर एक जैसे हम लोग ज़रात लेंगे तो उनमें रिएक्शन ज़्यादा आसानी से हो सकता है। हम लोग उसमें कंसंट्रेशन की देखना चाह रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट्स की मिकदार बढ़ा दी जाए, ज़रात बढ़ा दी जाए, तो वो कैसे होगा बच्चे, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
कहते हैं यूनिट वॉल्यूम में रिएक्टेंट्स के ज़रात जितने ज़्यादा होंगे, इनमें कुलियन जो होंगे उसकी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। मतलब मैंने आपको वही बता दिया कि अगर मैं ज़रात ज़्यादा लूँगी तो वो ज़्यादा चांसेस हैं वो एक दूसरे के साथ टकराएं और आपको प्रोडक्ट दे दें, मतलब कुलियन ज़्यादा चांसेस उसके हैं, ठीक है। कहते हैं मिसाल के तौर पर कोयला का हवा में जलना जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ 21% है, मुकाबलतन इतना तेज़ नहीं होता जितना खालिस ऑक्सीजन में तेज़ होता है। कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कोयले को जलाते हो ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या होता है कि लाइक अगर मैं कोयला जला रही हूँ, कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, जब उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कहते हैं अगर ऑक्सीजन में सिर्फ 21% हो, मतलब इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन ना हो, इसके ज़रात कम हो, तो हमारे पास रिएक्शन जो होगा वो ऐसा ऐसा होगा, स्लो होगा, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मिकदार ले लेती हूँ, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ये रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होगा, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं लाइमस्टोन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मुख्तलिफ इर्तिकाज़ के साथ रिएक्शन करते हैं तो इन रिएक्टेंट्स के रेट्स भी मुख्तलिफ होंगे। कहते हैं लाइमस्टोन जब हम लोग उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़्यादा मिकदार के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी होगा। अगर कम मिकदार लेंगे तो रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, वो इतना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि इर्तिकाज़ का या कंसंट्रेशन बढ़ाने का फ़र्क क्या आता है। जितना ज़्यादा हमारे पास ज़रात होंगे, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे, उनका इर्तिकाज़ जितना ज़्यादा होगा, रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ये ऊपर एक अलहदा छोटी सी बात है कि आप रिएक्शन जो करवाते हैं तो वो यही प्रेफर किया जाता है कि एक जैसे फेज़ हो, मतलब अगर एक रिएक्टेंट गैस ले रहे हैं तो दूसरी भी गैस ली जाए, ये मतलब प्रेफरेबल होता है। दूसरा भी ये भी हो सकता है कि आप माया में आप ठोस को शामिल कर दें, ऐसा हो सकता है, लेकिन यही प्रेफरेबल होता है कि एक अगर माया ले रहे हैं तो दूसरी भी माया लें, क्योंकि अगर एक माया तो उनके ज़रात जो होते हैं ना वो आसानी से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, ठीक है, उनका रिएक्शन आसानी से हो सकता है। आगे हमारे पास मेन टॉपिक ये था कि अगर हम कंसनट्रेशन मिकदार बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। कहते हैं सरगर्मी क्या है, इससे रिलेटेड एक रिएक्शन है और एक तजर्बा है, वो क्या है। कहते हैं आइए हम एक तजर्बा करते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इर्तिकाज़ तब्दील होने से रिएक्शन का रेट भी मालूम करेंगे। मतलब हम लोग देखेंगे कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार पहले कम लेंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, तो फिर बाद में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मिकदार है वो थोड़ी ज़्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, उसकी स्पीड किस तरह से तब्दील होती है। कहते हैं शक्ल के मुताबिक एक कोनिकल फ्लास्क जिसका पैंदा बिल्कुल सीधा हो, इसमें ट्यूब लगाएं जो आगे एक सिरिंज के साथ मुंसलिक हो। बच्चे ये आपको ना ऑपरेटर्स बता रहा है कि हमारे पास क्या है, ये आपने एक इस तरह से फ्लास्क लेनी है, इसका पैंदा जो है फ्लैट होना चाहिए। आपने इसको क्या करना है, एक सिरिंज के साथ जो है ना मिला देना है, ठीक है, यहाँ पे सिरिंज के साथ इसको मुंसलिक कर देना। फ्लास्क में लाइमस्टोन के टुकड़े खासी ज़्यादा तादाद में लें और एक मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार लें। मुझे मोलर जो होते हैं ना बेसिकली ये एक यूनिट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं 1 लीटर लिया हमने, उसी तरह से ये मोलर भी एक यूनिट होता है, ठीक है। कहते हैं आपने जो HCl लेना है इसका कितना लेना है, 1 मोलर लेना है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे ये जो ज़रात है ना ये लाइमस्टोन के लेने हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो होता है ना हमारे पास कह लें कि जो कहा जाता है यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है लाइमस्टोन, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, CaCO3 होता है, ठीक है। कहते हैं उसके आपने छोटे छोटे ज़रात लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ले लिए, और हमने यहाँ पे HCl कितना लिया, ये जो हमने लिया ये हमने 1 मोलर लिया, 1 मोल लिया। अब आपके पास बची, जब हमारे पास कहते हैं एसिड के ज़रात रिएक्शन हो जाएगा डालते, कहते हैं जैसे ही हमने इस HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कैल्शियम ये छोटे छोटे जब ज़रात डाले हैं तो हमारे पास रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। जब रिएक्शन बन जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बन रही होगी। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाती जाती ना इस सिरिंज में जाना शुरू हो जाएगी। इस सिरिंज पे ना ये स्केल बना होता है, ठीक है, ये बता रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आ रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना पहले कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी जल्दी से हमारे पास आना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है पहले रिएक्शन बड़ा जल्दी हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन रही थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है वो रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास क्या होना शुरू हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम आ रही होती है। क्यों? क्योंकि जैसे स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी था, यहाँ पे लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा था, तो रिएक्शन बड़ी जल्दी हो रहा होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया, उनके मॉलिक्यूल्स की मिकदार कम होना शुरू हो गई, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी कम बनेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जिसमें हमारे पास सिरिंज में क्या होता है कि जैसे जैसे हम रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें जाना शुरू हो जाएगी, सिरिंज में जाना शुरू हो जाएगी। कहते हैं सिरिंज में स्केल जो होता है ना ये बेसिकली में बता रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कितनी आ रही है। कहते हैं इस तजर्बे को करते हुए ना हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी, मतलब हालात सारे एक जैसे होने चाहिए। जितना ये रिएक्शन पहले जिस टेम्परेचर पे और टेम्परेचर तब्दील नहीं करना। इसका मैंने अगर HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल लिया तो 1 मोल ही लेना है। इसकी मैंने अगर कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार लाइमस्टोन की एक फिक्स मिकदार ली है तो उतनी ही लेनी है, जिसका मैस भी उतना ही होना चाहिए, साइज भी चेंज नहीं होना चाहिए इन ज़रात का, ठीक है, वो उतना ही रहना चाहिए। तो ये सारे रिएक्शन में मतलब कोई चीज़ भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। कहते हैं इसी रिएक्शन को दोबारा दोहराएं, लेकिन अब पहले हमने कितना लिया था, 1 मोल लिया था, अब इसका 2 मोल लेंगे।
ये 2 मोल लेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है, वो बढ़ गई है, मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया, मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तब रिएक्शन ज्यादा होगा और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मैं आपको तजुर्बा दिखाऊं भी हमारे पास लाइक, अच्छा ये हमारे पास है, ये हमने फ्लास्क ली है, ठीक है, इसमें हमने ये लाइमस्टोन, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो शामिल कर दिया थोड़ा सा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल कर दिया। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ये अब हमने इसके साथ ना, यहाँ पे हमने इसके साथ क्या अटैच कर दिया, ये फ्लास्क अटैच कर दिया, सिरिंज जिसको सॉरी बोलते हैं। ये हमने साथ में टाइम नोट करना शुरू कर दिया, टाइम नोट करते जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की हम जो मिकदार है ना सिरिंज में स्केल से ये मालूम करते जाएंगे। ये देखिए रिएक्शन होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आती जा रही है, ये इसकी मिकदार बता रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा आ रही है क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्शन ज्यादा था, मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे इस्तेमाल होते गए हैं, मॉलिक्यूल्स कम होते गए, तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे ऐसा क्या होना शुरू हुई है, बहुत कम होना शुरू हुई है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हमने पहले कंसंट्रेशन थी वो ऐसे ऐसे यूज होती गई, तो हमारे पास उसकी मिकदार उस हिसाब से कम होती गई। ठीक है, तो ये ग्राफ उसी चीज को बता रहा है कि हमने वक्त साथ में टाइम नोट करना शुरू किया था और ये जो सिरिंज में गैस आ रही थी। शुरू में हमारे पास क्या होता है कि जो गैस आ रही है बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है, शुरू में बहुत ज्यादा आएगी, ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा बिल्कुल कम होना शुरू हो जाती है, हम कहते हैं रिएक्शन वहां पे रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है, कहते हैं रिएक्शन के रेट में पड़ने वाले फर्क को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, वक्त लेते हैं, वो सेकंड में भी लिया जा सकता है, मिनट भी लिया जा सकता है, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनेगी उसका वॉल्यूम लेंगे। कहते हैं हमारे पास जो ग्राफ आता है ना इस तरह से कर्व की शक्ल में आता है। ठीक है, ग्राफ जो होते हैं ना हमारे पास या तो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है मतलब इस तरह से सीधी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि ये थोड़ा सा कर्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये चेंज हो रहा है, मतलब पहले कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा आ रही थी, फिर ऐसा ऐसा क्या होती गई, कम होती गई। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है बिल्कुल ही वो रुक जाती है, उसके मजीद नहीं आ रही होती तो हम कहते हैं रिएक्शन रुक गया। कहते हैं हमारे पास जो ग्राफ आता है वो किसकी शक्ल का आता है, एक कर्व की तरफ का आता है। इस ग्राफ की मदद से वक्त के एक वक्फे खास वक्फे में रिएक्शन का रेट मालूम करने के लिए इस कर्व पर एक लाइन लगाएं जिसको टेंजेंट कहते हैं। कहते हैं अगर किसी भी जगह पे हम लोगों ने इस पूरे ग्राफ में पता करना हो ना कि रिएक्शन तेज है या कम है, हम लोग क्या करते हैं उस जगह पे ना एक टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट कैसे बनाते हैं, वैसे यहाँ पे मैंने पता करना है ना रिएक्शन की स्पीड क्या है, मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊंगी। टेंजेंट का मतलब होता है एक सीधी लाइन खींचना, यहाँ पे मैंने पता करना है तो यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन खींचूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है एक सीधी लाइन खींचना। ये जो सीधी लाइन होती है जितनी ये अमुदी होगी ना, जितनी ये वर्टिकल होगी, उतना हम कहते हैं स्पीड ज्यादा होगी। यहाँ पे ये देखिए मुद्दी ज्यादा, स्पीड ज्यादा है। यहाँ पे कम मुद्दी है, थोड़ी सी इस तरह से ये नीचे लिटी हुई नजर आ रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नजर आ रही है, तो इसका मतलब स्पीड कम होगी। यहाँ पे मजीद इसकी मुद्दनेस या वी कैन से कम होगी, या मुद्दी नहीं है यहाँ पे तो ये और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कहते हैं टेंजेंट के जरिए भी हमें पता चल रहा है। कहते हैं इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि रिएक्शन का रेट शुरू में बहुत तेज था, वो मैंने आपको दिखाया भी है कि शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी जल्दी आ रही है तो रिएक्शन तेज होता है, ऐसे ऐसा कम होना शुरू हो जाती है, एक वक्त ऐसा आता है बिल्कुल ही कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं मिल रही होती तो हम कहते हैं रिएक्शन बिल्कुल रुक गया। क्यों ऐसे ऐसा काम होना शुरू हो जाती है, कहते हैं शुरू में हमारे पास जो हमने लाइमस्टोन लिया हुआ था वो भी काफी ज्यादा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन जैसे रिएक्शन होना शुरू हो जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऐसे ऐसा कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे कम हो जाएगा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ही रुक जाता है। कहते हैं अब इसको हमने रिएक्शन को उसी तरह से करना, सारा कुछ सेम रखना है, सिर्फ और सिर्फ पहले हमने 1 मोल लिया था, अब इसका 2 मोल ले लेना है, मतलब इसकी मिकदार बढ़ा देंगे। बच्चे मिकदार बढ़ा देंगे तो इसका मतलब है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये देखें पहले हमने 1 मोल लिया था, अब हमने 2 मोलर सोल्यूशन लेना, तो अब हमने क्या करना है, ये देखें अब हमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली आ रही थी, मतलब यहाँ पे ये वाली गैस आई, मैक्सिमम आई, उसके बाद कम होना शुरू हुई। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगी, ज्यादा मिकदार कर दूंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये देखिए ज्यादा हमारे पास बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जितना इर्तिकाज जितना ज्यादा होगा, कर्व में ज्यादा ढलवान उतनी होगी। स्टीपर का मतलब होता है बच्चे, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट गया, ये पहले बेंड होना शुरू हो गया, पहले थोड़ा होना शुरू होता है, लेकिन ये स्टीपर है, ये ज्यादा उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, ये ज्यादा सीधा हमें लग रहा है, ये थोड़ा सा बेंड हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा हमें स्टीपर नजर आ रही है, ये ज्यादा हमें स्ट्रेट सीधी लाइन मुद्दी लाइन नजर आ रही है, कि ये मतलब बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज्यादा मिल रही है, मतलब ज्यादा उसमें चेंज जल्दी आ रहा है, जल्दी ज्यादा हमें मिल रही है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक मतलब ये यहाँ पे जो टाइम था ये इतने टाइम में आपको इतनी कार्बन डाइऑक्साइड मिली, लेकिन ये देखें ये थोड़े से टाइम में आपको मिल गई इतनी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, ये जल्दी रिएक्शन अगर कर रहा है, अगर आप इत्तेफाक बढ़ा देते हो तो मॉलिक्यूल्स की तादाद अगर ज्यादा होगी तो कुलियन ज्यादा होंगे, रिएक्शन भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक हमारे पास उसका फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर क्या कहते हैं, रिएक्शन अगर गैसी हालत में हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ गैस हो। गैस का मतलब क्या होता है बच्चे, मॉलिक्यूल जिसमें ना दूर दूर होते हैं। ठीक है, मतलब उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान काफी ज्यादा खाली जगह होती है। तो ऐसे अगर मैं गैस को किसी कंटेनर में रख दूँ, एक तरह के रिएक्टेंट और दूसरे भी मैंने अगर गैस ले ली, उनके दरमियान भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफी ज्यादा होंगे।
अब उसमें किस तरह से तब्दील किया जा सकता है, कहते हैं अगर किसी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स मतलब गैसीय हालत में है, एक रिएक्टेंट एक तरह की गैस है, दूसरे रिएक्टेंट दूसरी तरह की गैस है, तो इनके इर्तिकास में तब्दीली इनके प्रेशर में तब्दीली से मालूम की जा सकती है। कहते हैं उसमें प्रेशर आप कम ज़्यादा करोगे ना तो रेट जो है वो कम ज़्यादा मतलब रिएक्शन जो है वो जल्दी या आहिस्ता हो सकता है। लाइक हमारे पास ना ये फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें दो तरह की गैसेज ली, ये मेरे पास ब्लू कलर की, एक मेरे पास ये। अब यहाँ पे इतनी जगह पे ना ये सिर्फ इतनी सी इसकी कंसंट्रेशन है, इतने से मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं इसको बच्चे यहाँ पे ये दूर दूर है, काफी ज्यादा दूर दूर है, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा दूंगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे तो मुझे इनमें पिलियन बढ़ जाएंगे, टकराएंगे, ज्यादा दफा तो प्रोडक्ट बन सकता है हमारे पास, ठीक है, रिएक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले देखें इतनी सी जगह पे ना कंसंट्रेशन सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स है, अब इतनी सी जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गया, तो मतलब हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो आप इसको दो तरह से भी देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास क्या होता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाएंगे, टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में इतने एरिया पे सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स है, लेकिन आपने अगर एरिया यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया तो उतने ही एरिया में कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन में तब्दीली प्रेशर के साथ उसको मालूम किया जा सकता है। कहते हैं मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के दरमियान वकूफ पजीर होने वाले रिएक्शन का रिएक्शन रेट जो है वो दुगना हो जाता है अगर उसके ऊपर प्रेशर भी दुगना कर दें। वही मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मल हालत में होगा तो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, लेकिन अगर आप प्रेशर करोगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाएंगे, टकराने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसके लिए शर्त यह है कि दूसरे रिएक्टेंट हाइड्रोजन की मिकदार दोनों तजर्बात में ज्यादा होनी चाहिए ताकि रिएक्शन के रेट पर असरअंदाज ना हो। मतलब हमारे पास बेसिकली ये एक रिएक्टेंट की हमने ज्यादा मिकदार ली हुई है, दूसरे की हमने कम ली हुई है। जैसे हाइड्रोजन अगर मैं एक ले लूँ और दूसरी क्लोरीन ले लूँ, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट बता रहे हैं प्रेशर का, अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा ये कहते हैं ठोस अशिया की सतह के एरिया का असर, के अगर आप किसी ठोस शय के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो उसके एरिया का क्या असर आएगा। अगर इसको आसान अल्फाज में देखा जाए तो हमारे पास ना मतलब अगर रिएक्शन में आपको ये शो करवाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, ये मेरे पास कोई ठोस चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन कब होगा, जब इस ठोस चीज़ के साथ मॉलिक्यूल्स आकर टकराएंगे। अब इसके साथ मॉलिक्यूल टकरा कहाँ पे सकते हैं, ये जो इसका सिर्फ और सिर्फ ये बाउंड्री है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे आके टकरा सकते हैं, यहाँ पे आके टकरा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये जो ऊपर वाली मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आके इसके साथ टकरा ही नहीं सकते, तो वो तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, टकराने के चांसेस कम है। लेकिन अगर इसको मैं तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कर दूँ तो हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे ये इसके साथ भी टकरा सकते हैं, हर मॉलिक्यूल जो है आपस में टकरा सकते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, टकराने की जगह बढ़ जाएगी, ये इसके साथ कहीं पे भी टकरा सकते हैं, तो हमारे पास टकराने की वजह से ज्यादा चांसेस है रिएक्शन हमारे पास हो जाए। तो यहाँ पे ये कहते हैं जब कोई ठोस अशिया रिएक्शंस में हिस्सा लेती है तो रिएक्शन के रेट्स का इंतजार जो होता है उसके एरिया के ऊपर होता है। इसकी वजह यह है कि रिएक्शन इनकी सतह पर ही वकूफ पजीर होता है, मतलब उनकी सतह के साथ आके ही टकराएंगे, और टकराएंगे तो रिएक्शन होगा, और सतह सिर्फ इतनी सी है। अगर मैं इसको तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में कर दूं तो यहाँ पे टकराने की इसलिए सतह ज्यादा मौजूद है। तो कहते सतह का एरिया जितना ज्यादा होगा उनके ज़रात के आपस में टकराने के चांसेस या इम्कानात उतने ही ज्यादा हो जाएंगे और रिएक्शन उतना ही ज्यादा कर करेगा। वो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई है उसी चीज को कह रहा है कि अशिया अगर बड़े टुकड़ों की शक्ल में होंगे तो इनके रिएक्शन का रेट कम होगा, और जब इन अशिया को पाउडर की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा तो रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर इस तरह से हमारे पास टुकड़े बड़े पीस की मौजूद शक्ल में मौजूद है तो रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर इसको तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं इसकी वजह यह है कि पाउडर शक्ल में सतह का एरिया बहुत बढ़ जाता है। मतलब वही है कि पाउडर अगर उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया तो हमारे पास क्या होगा कि कोलिजन ज़्यादा चांसेस है टकराने के ज़्यादा चांसेस होंगे तो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। कहते हैं मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम को एक वर्ग की शक्ल में गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएं तो रिएक्शन बहुत आहिस्ता होगा, लेकिन अगर एल्यूमिनियम को छोटे छोटे पाउडर की फॉर्म में तोड़ के उसके साथ रिएक्शन करें तो हमारे पास रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगी। मतलब हमारे पास क्या है कि अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल को उसी तरह से मतलब एक पूरी एल्यूमिनियम फाइल को शामिल कर देते ना सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो हमारे पास क्या होगी, कम हमारे पास हाइड्रोजन बनेगी, मतलब इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल सिर्फ इसके सरफेस के ऊपर आकर टकरा जाएंगे। लेकिन अगर इसी एल्यूमिनियम फाइल को आप छोटे छोटे पीसेज में मतलब उस तरह से छोटे छोटे ज़रात की फॉर्म में तोड़ के उसको शामिल करते हो तो हमारे पास जो होगी रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। कहते हैं इसी तरह से अगर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा जलाएंगे ना तो वो ऐसा ऐसा जलेगा, लेकिन अगर लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस लेंगे ना उसी तो वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, बड़ी जल्दी जलना शुरू हो जाता है। ये सरफेस एरिया का इफेक्ट था। आगे टेम्परेचर का इफेक्ट हमने प्रीवियस भी टॉपिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आता है।
बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास गैस है किसी कंटेनर में, तो अभी ये नॉर्मल, इसका इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, इनकी कुछ एनर्जी होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हो, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बड़ी स्पीड के साथ हरकत करना शुरू कर देंगे। ज्यादा स्पीड के साथ करेंगे तो इनके टकराने के, आपस में टकराने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। जब ज्यादा दफा टकराएंगे तो वहां पास रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं, कहते हैं हम रोजमर्रा जिंदगी में मुशाहिदा करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन जल्दी हो जाता है। मतलब अगर मैंने खाना पकाना ना, अगर मैं ज़्यादा तेज़ आग कर दूंगी ना तो खाना जल्दी पक जाता है, लेकिन अगर मैं हल्की आंच के ऊपर खाना बनाना शुरू करूँगी तो खाना तो जल्दी पकेगा ही नहीं। कहते हैं खाना जो होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जल्दी पक जाता है, जिसकी मिसाल आपने अक्सर देखी होगी, आप दूध जब गर्म करते हो, अगर आग ज़्यादा करोगे, टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो दूध जल्दी बॉयल हो जाता है, लेकिन अगर हल्की सी आंच होती है तो दूध जल्दी बॉयल नहीं होता। कहते हैं इसी तरह से जो आयरन की ऑक्सीडेशन है वो कम टेम्परेचर में बहुत सुस्त होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बहुत तेज हो जाती है। आयरन की ऑक्सीडेशन का मतलब है बच्चे, जो आयरन को जंग लग रहा होता है ना, बेसिकली वो होता है आयरन की ऑक्सीडेशन। कहते हैं अगर ये टेम्परेचर कम होगा ना तो ये जल्दी इसको जंग नहीं लगता, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये जल्दी जंग लगना शुरू हो जाता है। कहते हैं बहुत सारी मिसालों में ये भी देखा गया है कि अगर आप टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो जो रिएक्शन होता है ना उसकी स्पीड 2 गुना हो जाती है, मतलब दुगनी हो जाती है। मतलब अगर आपके पास टेम्परेचर स्टार्ट में 60 डिग्री सेल्सियस था तो आपके पास रिएक्शन किसी एक स्पीड के साथ जा रहा था, अगर आपने 60 से 70 पे कर दिया तो जो पहले रिएक्शन की स्पीड थी ना वो 2 गुना हो जाएगी, ठीक है, मतलब रिएक्शन डबल टाइम उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कहते हैं इसकी जो है ना शक्ल ये दिखाई हुई है कि टेम्परेचर के साथ रिएक्शन किस तरह से बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये देखें रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आता जाता है रिएक्शन भी हमारे पास उस तरह से बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन भी बढ़ता है। अब कहते हैं बढ़ता क्यों है, उसकी रीजन क्या है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उसकी रीजन यही है कि आप बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। ज्यादा स्पीड के साथ अगर करेंगे तो उनके आपस में टकराने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट का मतलब स्पीड, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के रेट का मतलब है उसकी स्पीड का इंहिसार किसके ऊपर होगा, उसकी कुलियंस के ऊपर होता है। जितनी ज्यादा कुलियंस होंगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तादाद के ऊपर, ठीक है, जितनी ज्यादा कुलियंस होंगी उतना ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगा। तो कहते हैं हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है ज़रात की काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी पढ़े ना तो वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 mv² होता है। मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी वो ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा क्लियन बढ़ेंगे, क्लियन बढ़ेंगे तो रिएक्शन बढ़ सकता है। आगे हमारे पास है कैटालिस्ट के असरात। कैटालिस्ट किसको बोलते हैं, इसके असरात क्या होते हैं वो देखते हैं। कैटालिस्ट किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं जो रिएक्शन को सिर्फ तेज करवाता है, खुद इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को तेज करवाएगा। तो कहते हैं कैटालिस्ट एक ऐसी शय को कहते हैं जिसके जरिए रिएक्शन जो है उसका रेट में तब्दीली आ जाती है, मतलब रिएक्शन जो है वो तेज हो जाता है, ठीक है। ये जो कैटालिस्ट है ये खुद रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं होती, खुद उसी तरह से रहती है। इसका किरदार सिर्फ इतना है कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को खासा कम करके इस रेट को बढ़ा देता है। मतलब एक्टिवेशन हमारे पास एनर्जी है क्या थी, ये हमने ना प्रीवियस एक टॉपिक पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी का, उसमें हमने ये पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी होती है क्या है। ये मैं आपको बता भी देती हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी हमने कहा था ये बेसिकली होती है एनर्जी की वो कम से कम मिकदार होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, शुरू करवाने के लिए हमें चाहिए होती है, ठीक है। मतलब ये अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स है, इन्होंने प्रोडक्ट्स में तब्दील होना है तो इनके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो एनर्जी होगी तो वो अपने बॉन्ड तोड़ेंगे तो वो किस में तब्दील होंगे, वो प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम से कम एनर्जी होती है जो आप रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, वो कहते हैं ये एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले बॉन्ड को तोड़ती है, ठीक है। अगर उनके पास इतनी एनर्जी होगी वो अपने बॉन्ड को तोड़ सकें तब वो रिएक्शन होगा, वरना वो स्टार्ट नहीं होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है एनर्जी जो रिएक्टेंट्स को चाहिए होती है अपने बॉन्ड को तोड़ के किसमें जाने के लिए, प्रोडक्ट्स में जाने के लिए, ठीक है। तो कैटालिस्ट बेसिकली क्या कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा होता है, मतलब वो कम एनर्जी पे भी अपने बॉन्ड को तोड़ लेते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट बना देते हैं। कहते हैं जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन के जरा जो है ना वो ज्यादा तादाद के साथ हाई एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, मतलब ज्यादा जल्दी जो है वो प्रोडक्ट बना देंगे और आपको रिएक्शन दे देंगे, ठीक है। जहाँ पर इनकी एनर्जी काफी बढ़ जाती है और रिएक्शन को आगे ले जाने का सबब, मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब ये रिएक्टेंट्स है, अगर कैटालिस्ट नहीं है तो उनको इतनी एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी स्टेट उनकी ये वाली होगी, उनको इतनी एनर्जी चाहिए होगी अपने बॉन्ड तोड़ने के लिए। अगर हमारे पास कैटालिस्ट हमने इस्तेमाल कर लिया तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की पहले की निस्बत कम हो जाती है, वो कम एनर्जी के साथ भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब नई चीज बना सकते हैं। अब वो किस तरह से होता है उसको वो बता रहा है कि कहते हैं मिसाल के तौर पर आपने हाइड्रोजन गैस को शामिल करना है ईथीन में, ठीक है, तो प्लाटिनम को हम कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाटिनम को भी कर सकते हैं, निकल को भी कर सकते हैं।
कहते हैं ये रिएक्शन किस तरह से होता है, रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली गैसेज होती हैं प्लैटिनम की सतह पर जज़ब हो जाती हैं और इनसे मौजूद केमिकल बॉन्ड जो है कमजोर पड़ जाते हैं। इस तरह मेटल की सतह इन दोनों के दरमियान रिएक्शन परसीव करवाने की सबब बनती है। मतलब ये हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं ये रिएक्शन किस तरह से होता है, कहते हैं बेसिकली जो होता है ना, रिएक्शन हमारे पास हो रहा होता है किस किस के दरमियान, ईथीन के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान। अब ईथीन का ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच होना, तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो दो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड टूटेगा और इनका आपस का बॉन्ड टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चली जाएगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ चलेगी और साथ में ये हमारे पास इथेन बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये देखें इसका बॉन्ड टूट गया, ठीक है, और ये वाली एक हाइड्रोजन इसके साथ चलेगी, इसके साथ चलेगी। तो यहाँ पे हम प्लैटिनम कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। अब किस तरह से हम ऐसी कैटालिस्ट काम करते हैं ये उसकी दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप प्लैटिनम भी ले सकते हैं, निकल भी ले सकते हैं। कहते हैं हमारे पास ये जो हमने चाहे प्लैटिनम हमने मेटल लिया, चाहे निकल लिए, निकल भी ले सकते हैं, प्लैटिनम भी ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स है ना, ये आके इसकी सरफेस के ऊपर आकर जज़ब हो जाते हैं। ये क्या करता है, रिएक्टेंट जो है ना, ये जो हमने कैटालिस्ट लिया है, ये जो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स है ना उनको वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। मतलब इसका जो डबल बॉन्ड था ये वाला, दूसरे वाला बॉन्ड है, उसको वीक करके उसको तोड़ देता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो आपस का बॉन्ड होता है उसको भी वीक करके तोड़ देते हैं। अब उनको मतलब उनके आपस के बॉन्ड तो तोड़ दिए उसने या कमजोर कर दिए, तो अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आसानी से इसके साथ जाके लग जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। तो ये कैटालिस्ट मदद करता है इनके जो रिएक्टेंट्स के आपस के बॉन्ड है, मतलब ये जो यहाँ पे दूसरा बॉन्ड था उसको कमजोर करके तोड़ने में, या इसके हाइड्रोजन, मतलब इनको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कैटालिस्ट होता है इसके बॉन्ड बहुत कमजोर कर देता है कि वो यहाँ पे आसानी से टूट जाते हैं और ये इसके साथ अटैच होकर नई चीज बना देगा। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि वो क्या कर देता है, उनके बॉन्ड तोड़ देता है, उनके बॉन्ड कमजोर कर देता है। कमजोर कर देगा तो रिएक्शन हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके लग जाएगी, ये इसके साथ, ये तो इस्तेमाल ना हुआ तो ये तो वहीं क्या वहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इन रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तोड़ने में, कमजोर करने में मदद करता है। रिएक्टेंट्स के अपने बॉन्ड होंगे, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था, वो मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। ये दूसरा बॉन्ड जो है इसको कमजोर करके तोड़ने में काफी हद तक हेल्प करता है। इस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था, उसको भी तोड़ने में काफी ज्यादा हेल्प कर देता है। तो ये इसके साथ फिर अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब इनको अपनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी, उसको वो ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी कि वो अपने बॉन्ड को तोड़े, ये काफी हद तक हेल्प कर देते हैं इनके बॉन्ड तोड़ने में, ठीक है। तो वो कम एनर्जी पे भी आपके पास प्रोडक्ट बनना शुरू है। कहते हैं कैटालिस्ट की मौजूदगी में एनर्जी जो है वो खासी कमी की बदौलत ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिएक्टेंट्स किस में तब्दील होना शुरू जाते हैं, प्रोडक्ट्स में तब्दील होना शुरू जाते हैं। आगे कहते हैं एंजाइम बिटोर कैटालिस्ट के, एंजाइम को अगर कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करें तो वो किस तरह से रिएक्शन करता है। कहते हैं एंजाइम जो होता है ना, ये बेसिकली हयाताती कैटालिस्ट है। मतलब ये हमारे पास कह लें कि अगर मतलब बायोलॉजी जो जिंदा चीज़ों में यूजुअली हम कहते हैं उसमें इस्तेमाल, जो जिंदा चीज़ों में हमारे जिसम में मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शंस को हमने तेज करवाना है, तो वहाँ पे इसको एंजाइम जो है वो कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं। कहते हैं बुनियादी तौर पर ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कौन से होते हैं, ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे जिस्म के मखसूस कुछ रिएक्शंस को तेज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन एंजाइम्स में मौजूद एक्टिव साइट्स से रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, मतलब जिनके दरमियान रिएक्शन होता है या जो रिएक्शन होना होता है ना, वो रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इन एंजाइम्स के कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं, वहां से जाकर जुड़ जाते हैं। जब जिससे इनमें मौजूद मुख्तलिफ बॉन्ड्स जो हैं वो हमारे पास टूट जाते हैं, वो जो रिएक्शंस होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स के होने होते हैं वो उनके बॉन्ड टूट जाते हैं। जब वो एक्टिव साइट्स पे जाकर जुड़ जाएंगे तो वो एक्टिव साइट्स क्या कर देते हैं, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं उसको कमजोर कर देते हैं और नतीजतन इस काबिल हो जाते हैं कि रिएक्शन आगे रिएक्शन बढ़ सके, बढ़ाया जा सके। एंजाइम में मौजूद एक्टिव साइट्स की एक खसूसियात होती है कि वो सिर्फ एक मखसूस रिएक्टेंट के साथ ही जुड़ सकती हैं। मतलब अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास ना, ये ना एंजाइम्स की जो है ना वो दिखाई हुई है एज अ कैटालिस्ट। ये एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट होती है, ठीक है। अब क्या है, ये मेरे पास कोई सा भी जैसे हमने कहा था कि लाइक कोई रिएक्शन के मॉलिक्यूल, मतलब मैंने अगर इन मॉलिक्यूल्स, ये कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई सबस्ट्रेट है, कोई रिएक्टेंट है, इसके रिएक्शन करवाना, तो ये क्या करेगा, ये इसकी एक्टिव साइट के ऊपर आकर जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे आकर जुड़ गया। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इसके आपस के जो बॉन्ड है ना वो उसको काफी हद तक कमजोर कर देगा। जब वो इतने कमजोर हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, वो प्रोडक्ट बन के इससे अलग हो जाता है और ये उसी तरह से इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है कोई नया रिएक्शन करवाने के लिए। जो नया सबस्ट्रेट होगा, नया रिएक्टेंट होगा, वो फिर से आके इसके एक्टिव साइट के साथ जाकर जुड़ जाएगा, वो इसको कमजोर कर देता है और वो टूट के अलहदा हो जाता है, वो एंजाइम इसी तरह से आ जाता है। तो एंजाइम जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, मतलब वो खुद यूज नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन करवाने में मदद करता है। आप उसको बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास क्या है कि ये कमजोर करता है, सिर्फ और सिर्फ खुद इस्तेमाल नहीं होता। कहते हैं हर एंजाइम में जो एक्टिव साइट्स होती है ना वो मखसूस होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें एक्टिव साइट्स की ये शेप सिर्फ मखसूस है, तो ये खास किस्म के ही रिएक्शंस करवा सकती है, उन्हीं को तोड़ सकती है। अगर इसकी शेप कुछ और होती, वो तो यहाँ पे फिट ही ना होता, तो वो यहाँ पे उसके लिए रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं थी। तो कहते हैं ये मखसूस होते हैं।
मखसूस एंजाइम में मखसूस रिएक्टेंट के रिएक्शंस में ही कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, बाकी में ये इस्तेमाल नहीं हो सकते, बाकी के लिए ये बेअसर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर मैं कोई और शेप का यहाँ पे ले लेती, ये जो रिएक्टेंट है किसी और शेप का होता तो वो तो इस एक्टिव साइड के ऊपर फिट ही ना आता, तो वो उसको कमज़ोर ही नहीं कर सकता था। तो हमें एक खास किस्म की शेप होगी जो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ आके फिट हो सके, तो उस केस में इसके बॉन्ड को कमज़ोर करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, कोई सा भी बच्चे हमारे पास आ सकता है कि एंजाइम का एज अ कैटालिस्ट कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। कैटालिस्ट के असरात क्या होते हैं, ठीक है, रिएक्शन को तेज करवाने में टेम्परेचर के क्या असरात होते हैं, सरफेस एरिया का क्या असरात होते हैं, कंसंट्रेशन के क्या असरात होते हैं या इर्तिकाज के। तो ये कोई एक टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपने सारा ही करना टॉपिक। एक्सरसाइज के तफसीली सवाल देखते हैं। पहले तो आ गया रिएक्शन के रेट पर सतह के, वो ये उस सरफेस एरिया वाला आ गया, ठीक है, उसमें सिर्फ वो पॉइंट करना है। दूसरा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है कि हमारे पास रिएक्शन के रेट्स को मुतासिर करने वाले अवामिल, मतलब इर्तिकाज का असर आपने लिखना है और दूसरा दर्जा हरारत या टेम्परेचर का लिखना है। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बन गए हैं, ठीक है। एक तो ये सरफेस एरिया वाला है, इसका आंसर यहाँ से, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास जो है वो एक तो कंसंट्रेशन पूछा हुआ है, मतलब जो तीसरे वाला लॉन्ग क्वेश्चन है उसके दो हिस्से, एक तो इर्तिकाज का असर पूछा हुआ है। इसमें पहले तो बता रहे एक फेज का ही होना जरूरी है, वो करना चाहे तो कर लेनी, तो आप यहाँ से भी अगर आप स्टार्ट करें तो वो भी ठीक है, ठीक है, शुरू से कर ले, ठीक है, अगर नहीं करते तो यहाँ से भी ठीक है। ये आपके पास इर्तिकाज के बारे में बता रहे हैं, सरगर्मी लिखनी है तो लिख ले, अदरवाइज आप इसको ग्राफ के साथ भी बता सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ये यहाँ तक एंड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास उसने पूछा हुआ है टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा, तो ये यहाँ से आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, साथ में ग्राफ को लिखेंगे, तो ये सारा कुछ यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसमें आप सरगर्मी भी लिखेंगे, पूरा लिखे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एटलीस्ट आप ये वाला लिखेंगे, ठीक है, रिएक्शन रेट्स के बारे में। उसके बाद आप इसको ग्राफ के साथ बता सकते हैं कि हमारे पास उसके साथ ये सरगर्मी लिख देंगे तो बेहतर है, नहीं लिखते तो बाकी आप इसको सारे को लिख लीजिएगा, साथ में ग्राफ ही बनाएंगे, ठीक है। मजीद कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हुआ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।